समझते हैं कि कानून जो है वो मानवों के लिए होता है, दानवों को ट्रीट करने का एक अलग तरीका होता है। तो नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ममता राज के कारनामे हैं कि खुलते ही चले जा रहे हैं, कहीं रुक ही नहीं रहे। अब देखिए ईडी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद समेत 9 जगहों पे छापेमारी की है। ये छापेमारी सोना पप्पू और शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े ठिकानों पे की गई है। ईडी ने ये एक्शन जबरन वसूली यानी कि एक्सटॉर्शन के एक रैकेट को लेकर के किया है। इस रैकेट के तार पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास और सोना पप्पू से जुड़े हुए हैं और जानकारी ये भी आ रही है कि जिन जगहों पर छापेमारी की गई है उनमें मोहम्मद अली मैक्स, राजू, सौरभ अधिकारी, शांतनु सिन्हा विश्वास के भांजे और मुर्शिदाबाद में सांसदों के ठिकाने शामिल हैं। फिलहाल ईडी की टीम वसूली के जो ठिकाने हैं उनको तलाश रही है। अब इसमें बहुत सारे सांसदों के भी ठिकाने शामिल हैं। शांतनु सिन्हा विश्वास के घर में सबूत तलाशे जा रहे हैं। ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। मुर्शिदाबाद समेत 9 जगहों पे ईडी की छापेमारी इस समय चल रही है। एंड मैं आपको बता दूं कि मोदी और शाह ने जो भी चुनाव के दौरान जो रैलियों में कहा वो करके दिखा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने 13-14 दिनों में ही उन्होंने वो सब करके दिखा दिया है। उस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप पीछे जा कर के मेरे वीडियोस देख सकते हैं। एक्शन ज़मीन पर नज़र आ रहा है। छापेमारी क्यों हो रही है? सोना पप्पू गैंग के नेटवर्क से कनेक्शन भी है इनका। ईडी का रेड भी होगा, देखिएगा एनआईए का रेड होगा और लोकल पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं बालू को लेकर के, कोयला को लेकर के, सरकारी ज़मीनों के जो घोटाले हुए हैं और जो दूसरे लोगों की, गरीबों की जो ज़मीनें लूटी हुई हैं, सब एक एक करके सबका हिसाब होगा। सबका विकास तो होगा ही, लेकिन जिन लोगों ने गलत काम किए ना उनका हिसाब भी अब शुरू हो गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है कि अभी कुछ दिन और यानी कि 20 जून तक 500 कंपनियों की तैनाती एज इट इज जारी रहेगी। और भी कई सारी जानकारियां हैं बंगाल से जिनको हम समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम मैम, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। बंगाल का सीन मतलब कैसे आप बदला हुआ देख रहे हैं? देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में 5 प्रमुख मुद्दे थे जो बीजेपी को, अगर यदि उनकी सरकार बनती है तो जनता की ये अपेक्षा थी कि उनको एड्रेस किया जाए। वो जो 5 प्रमुख मुद्दे हैं, सबसे पहला तो उसमें था राष्ट्रीय सुरक्षा। अब अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना था। और उस बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए आपने देखा होगा कि शुभेंदु जी ने परसों स्वयं ही बॉर्डर पे जाके बीएसएफ को उस जमीन जिसको कि अक्वायर करके बीएसएफ को हैंडओवर करना था वो शुभेंदु जी ने कर दिया है। तो ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको कि हम कई वर्षों से अब सोच रहे थे कि यदि इस बार टीएमसी वापस आ गई तो इतने वर्षों से जो बॉर्डर को सील करने के लिए ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो टीएमसी बदमाशी कर रही है उसको जो करेक्ट करना था वो तो शुभेंदु जी ने ऑलरेडी कर दिया। उसके साथ साथ में सीएए का इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था मैम, वो मैं समझता हूँ जो जिसके लिए हम उनकी योगी जी से तुलना भी करते हैं, वो है मैम कानून व्यवस्था का मुद्दा। क्योंकि जिस तरह से वहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे हम कहते हैं, चाहे वो गवर्नेंस में कट मनी की बात हो, चाहे माफिया राज की बात हो, तो ये सब चीजों पे जो प्रहार करना था वो आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने योगी जी के आने पे एक्शन शुरू होते हुए लगभग 3-4 महीने में देखा था, वो हमें यहाँ पे 3-4 दिन में ही देखने को मिल गया है। तीसरा बड़ा मुद्दा मैम मैं समझता हूँ कि
आर्थिक विकास, एक तरह से बंगाल का आर्थिक पुनर्निर्माण। आजादी के पहले मैम जो बंगाल था वो ब्रिटिशर्स का वन ऑफ द सबसे मेजर सेटलमेंट था, जिसकी वजह से वहां पे तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक होते मतलब उस समय पे था, और मतलब बहुत उम्मीदें, वो एक आर्थिक सेंटर हुआ करता था। ऐसा कहते थे कि करीब 30% इंडिया की जीडीपी को वो एक समय पे कंट्रीब्यूट करता था, जो कि आज घट के 10% के आसपास हो गई थी इतने वर्षों के टीएमसी और कम्युनिस्ट के राज के बाद। तो और बंगाल में मैम चाहे पोर्ट हो, चाहे वहां के लोगों का टैलेंट हो, तो ये सब चीजों को देखते हुए, और कोलकाता अपने आप में जो कोलकाता का हमेशा से स्तर रहा है, तो जो बंगाल के पास जो आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास की अपॉर्चुनिटी है, उस पे भी शुभेंदु जी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कई कदम उठा लिए थे। चौथा मुद्दा मैम ऑफ कोर्स, जो कि मतलब इस इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा मुद्दा बना और बनना चाहिए भी था, जो कि होता है इस्लामिक कट्टरवाद। अब वो जो आप अभी फरमा रहे थे, चाहे वो मदरसों की बात हो, चाहे काउ स्लॉटर की बात हो, और उससे भी ज्यादा मैम ये मतलब जो पोस्ट पोल इलेक्शन वायलेंस में जो हमने इस्लामिक कट्टरवाद की वजह से चीजें देखी थी, और अभी भी मैम इनके जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो खुदक रहे हैं। वो होता है ना मैम कि वो दिया कहते हैं ना, बुझने से पहले थोड़ा सा भभकता है। तो जी वो जो जी। अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो मैम ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे हिंदुओं ने ना इन चीजों को बहुत समय से झेला है। तो एक तरह से ये शुभेंदु जी के लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि जो हमारे मतलब आप सोचिए कि आपके मेरे परिवार में यदि ऐसा कुछ हो गया होता और फिर फाइनली सिस्टम बदलता, तो जिन्होंने ये वर्षों तक हमारे साथ किया है, क्या हम उनको इतनी आसानी से माफ कर देते? और उसमें खास करके वो एलिमेंट्स जो अभी भी थोड़े से खुदक रहे हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ दिनों में हमें उत्तर प्रदेश जैसे एनकाउंटर्स भी होते हुए दिखे इससे। और मैं मेरा अगर आप व्यक्तिगत पूछो, तो मैं तो मानता ही नहीं कि ऐसे लोगों को धरती पे कानून से उनको मतलब कोई न्याय तक लाने की जरूरत है। उनकी जगह वही है जहाँ योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो भी जाए, तो मुझे इसके बारे में कोई मतलब दुख नहीं होगा ऐसे घटिया लोगों के लिए। और फाइनली मैम फिफ्थ जो पॉइंट है वो है, क्योंकि बंगाल जो है हमारे देश की एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जन्मभूमि रही है। तो वहाँ पे अब मतलब जिस तरह से इस बार माँ काली का आशीर्वाद भी रहा इस इलेक्शंस में, तो मैं समझता हूँ कि जनता की अपेक्षा है कि वहाँ पे एक तरह से जैसे भारत में हमने पिछले 10-12 वर्ष में सांस्कृतिक पुनर्निर्माण होते हुए देखा है, तो वो अब बंगाल का वो गौरव, सनातन का गौरव वहाँ पे हमें वापस होता हुआ दिखना चाहिए। और मैम ये जो मैंने आपको 5 एस्पेक्ट्स बताए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इस्लामिक कट्टरवाद, आपका आर्थिक विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनर्निर्माण, मैं समझता हूं कि अगर आप शुभेंदु जी की पिछले 10-15 दिन की कार्यकाल देखेंगे, इतना छोटा सा कार्यकाल, उसमें हमें इसके सीधे सीधे हर प्रकार के हर डायरेक्शन में इन पांचों फ्रंट्स पे काम करते हुए हो हमें खरे उतरते हुए दिखे। बहुत बड़ी बात की आपने, क्योंकि शुभेंदु जी को अभी 12 से 13 दिन ही हुए हैं और उन्होंने वो सब आदेश पारित कर दिए हैं। पुराने सारे जो नवन्नों के आदेश थे, जिनसे कोई भी खुश नहीं था, वो सारे रद्द कर दिए हैं। अब देखिए, मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किया है, सीए लागू हो चुका है, घुसपैठियों की शामत आई हुई है, और सबसे बड़ी बात ये है, किसी भी चीज़ में कहीं कोई ढिलाई नहीं हो रही है। अब देखिए, अभिषेक बनर्जी विदेश नहीं जा सकेंगे, ऑब्वियसली इनको लुकआउट नोटिस जारी हुआ होगा। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, इन बदलावों को? मैम अभिषेक बैनर्जी के जो चेले हैं, जहांगीर खान, जिनके बारे में अभी आप फरमा रहे थे, तो उनके बारे में मुझे एक बात याद आ गई, तो इस सवाल पे आने से पहले आपको उनकी एक बात बात बताता हूँ। तो मैम उत्तर प्रदेश में जब योगी जी का कार्यकाल शुरू हुआ था, तो उस समय वहां पे एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। अपने रिटायरमेंट के बाद इनफैक्ट वो राजनीति में भी आए, और अब वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं। तो वो मैम वहां पे जब पुलिस में हुआ करते थे, इसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में, एटीएस जिसको कहा जाता है, तो उनने
उनसे एक बार मैम कुछ वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था। अ, वो बता रहे थे कि जब वो एटीएस में काम कर रहे थे, तो ये जो यूपी के जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे, इन लोगों के ये लोग फोन टैप किया करते थे। तो जब उनके फोन टैप, तो एक बार उन्होंने एक क्रिमिनल का फोन टैप किया था, जो कि अपने एक सहयोगी से बात कर रहा था। और वो जो सहयोगी था वो उत्तर प्रदेश से छोड़ के भाग गया था, मुंबई में रह रहा था। तो अब ये जो फोन टैपिंग पे जो कॉन्वर्सेशन था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मैम। अब ये उत्तर प्रदेश वाला जो गुंडा था, वो मुंबई वाले को कह रहा था कि भाई तुम क्यों छोड़ के भाग गए, ठीक है अभी अपन शांति से यहाँ बैठते हैं, अभी योगी की सरकार है, देखते हैं आगे क्या होता है, तुम भाग क्यों गए, वहां पे एक नई जगह पे जाके क्या करोगे, ये है वो है। तो वो जो मुंबई भाग के गया था मैम गुंडा, वो कह रहा था कि देख भाई, ऐसा है कि मुझे तो अपनी जान प्यारी है, मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने एक केले बेचने का ठेला लगा लिया है, और मैं यहाँ पे इज्जत की जिंदगी दे रहा हूँ, जी रहा हूँ, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। और मैं तो तुझे भी यही सजेशन दूंगा, जो मेरे पास खबरें हैं, तू ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, इसलिए तू भी यहाँ आ जा, तुझे भी एक ठेला खरीदवा दूंगा, कम से कम जिंदा तो रहेगा। तो मैम, जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर, जो कि जिसमें संकल्प होता है कानून व्यवस्था की को स्थापित करने का, जो ये योगी जी कहते हैं कि जो समझते हैं कि कानून जो है वो मानवों के लिए होता है, दानवों को ट्रीट करने का एक अलग तरीका होता है। तो इसी तरह से मैम, अब जो शुभेंदु अधिकारी आए हैं, वो मैम इस सिस्टम से को खुद जी के आए हैं मैम। वो टीएमसी के भी पार्ट रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी पार्ट रहे हैं, और उस सबको जी के निकल के वो आज बीजेपी में आके जब उसके एक तरह से मतलब प्रदेश के लीडर बने हैं, तो वो एक तरह से सबसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं इस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए। तो आप, ये जो जहांगीर खान की आपने बात बताई ना कि अपने इलेक्शन से खुद ही भागा हुआ है, खुद का इलेक्शन चल रहा है लेकिन उसका अता पता नहीं है, तो मैम आप सोचिए कि मन में डर किस लेवल का होगा। तो अभी तो मैम ये, और मैं तो एक्चुअली मानता हूँ मैम कि ठीक है, ये ममता जी का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त था, नहीं तो इन लोगों की यही औकात होती है, जब इनका संरक्षण खत्म हो जाता है तो इनकी कोई औकात नहीं बचती। मतलब शुभेंदु जी और योगी जी के लेवल के लिए ये 2 मिनट का काम है ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना, 2 मिनट। अब बड़ी बात यह है कि ठिकाने किसको लगाने की बात है, जो इस माफिया को ऑपरेट करता है और संरक्षण देता है। तो अब बात करें मैम हम अभिषेक बैनर्जी की। तो मैम अभिषेक बैनर्जी भी बेसिकली मैम कोई जमीन से उठ के खुद बने हुए नेता नहीं है, वो भी बचपन से उनने देखा कि मेरी जो मतलब बुआ जी हैं या जो भी है वो मतलब, नेपो किड। हाँ। तो मैम, अच्छा मैम, आप देखो ना मैम, अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखोगे, जब से मोदी जी का नेशनल स्टेज पे आगमन हुआ है, तो आप राहुल गांधी जी के अलावा और भी देखो, तो चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, रिसेंटली ये अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे स्टैलिन हो, भारत ने मैम तय कर लिया है कि सारे डायनास को अब रिजेक्ट करना है, क्योंकि इन लोगों में कोई कॉम्पिटेंस नहीं है मैम, ये बस फालतू की बातें करके उछल सकते हैं। आप सोचिए मैम कि इस अभिषेक बैनर्जी की क्या तो उम्र है और क्या अनुभव है, और भारत के एक राज्य में बैठ के ये कह रहा है कि अगर देश के गृह मंत्री की औकात है तो इस दिन पे 12 बजे के बाद प्रदेश में रुक के दिखा देना। तो मैम, ये तो मतलब ऐसी बात है जिसपे कोई आम साधारण व्यक्ति, जिसकी जो अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी इस पे हंसेगा कि ये तो स्तर है इस आदमी का। तो और उसे पता होता है मैम इसमें कोई दम नहीं है, आज सत्ता है तो बड़ी बात कर रहा है, कल को ये भागता वही फिरेगा, और आज वही हो रहा है मैम। 10 तरह के इन लोगों ने जो करप्ट सिस्टम जो बना रखा था। और मैम ये देखिए, करप्ट लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब वो सिस्टम से बाहर चले जाते हैं ना, तब उनका सारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। और शुभेंदु अधिकारी तो जिस सिस्टम से और इन्हीं लोगों के सिस्टम से निकल के आए हैं, तो उनको तो ऑलरेडी पहले से पता है कि कौन कौन सी परतें कहाँ कहाँ से खुलना आसान है। कोई शुभेंदु अधिकारी जी को कोई अब बैठ के इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करना है कि अभिषेक बैनर्जी के बारे में कुछ ढूंढ लिया जाए, खोज लिया, उनको तो पता है
उनको बस डायरेक्शन देना है कि भैया उसका इलीगल वहां पे वो बना हुआ है, उसका इलीगल वहां पे वो अपने पैसे इस गुंडे के पास रखवाता है, इससे मर्डर करवाता है। तो ये सब मैम अभिषेक बैनर्जी, तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन चाहेंगे, और मैं ये देखिए मैम, आज उनके घर पे बुलडोजर जैसी कार्रवाई का उनको एक नोटिस तो दे ही दिया गया है। वो भी अभी कहाँ घूम रहे हैं किसी को दिखाई नहीं दे रहे। देश छोड़ के मुझे लगता है वो अभी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वो देश छोड़ने की देश छोड़ के भागने की स्थिति में ऑलरेडी है नहीं। और यदि ऐसा है तो अभी हम लोग स्टार्ट करने से पहले बात भी कर रहे थे मैम कि प्रॉब्ली कोई लुकआउट नोटिस शायद हो सकता है ऑलरेडी इशू हो चुका हो। तो मैम टीएमसी का तो ऐसा हो चुका है कि ममता जी ने अपने, जो कि जिसके अधिकारी एक्चुअली शुभेंदु अधिकारी थे जिस पोस्ट के, उसकी जी जगह जी। उनने, जिसकी जगह जो उनने अभिषेक बैनर्जी को दे के मतलब अपना शासन प्रशासन और ये सब देने का जिनको तय करा अपनी डायनेस्टी, उसकी वजह से मैम मैं समझता हूँ कि वो टीएमसी का अंत अब निश्चित है। और आने वाले समय में मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि टीएमसी को हम खत्म होता हुआ देखेंगे पूरी तरह से। और जो ऑपोजिशन स्पेस वहां पे क्रिएट होगी उसको कांग्रेस ऑक्यूपाई करेगी। और देखिए ना, अभी आप मुंबई की बात कर रहे थे, तो एक तरफ तो बंगाल में सफाई हो रही है, दूसरी तरफ मुंबई के दादर में देवा भाऊ ने भी घुसपैठियों को भगाना शुरू कर दिया है। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, वहां पे ऐसे भीड़ की भीड़ भाग रही थी। तो ये एक मैसेजिंग भी जा रही है ना पूरे देश को। नहीं मैम, मैं आपको बताता हूँ ये अभी चक कुछ दिन पहले ही तो वहां ये कह रहे थे कि अरे यहाँ बुलडोजर नहीं आ सकता। देखिए मैम, मैं आपको बताऊं ये चक्कर दूसरा है एक्चुअली। जी ये चक्कर क्या है मैम कि अभी तक तो क्या था, कुछ समय पहले हम सिर्फ योगी 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 बात करते थे। जी ठीक जी। है कि ये हर स्टेट में जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, लोग ये डिमांड करते थे कि यार हमें भी योगी जैसा मुख्यमंत्री दो आप तो। अब क्या चक्कर हुआ है मैम कि जब इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग मल्टीपल स्टेट्स में बनने लगते हैं ना, आप चाहे असम में जो हिमांता जी ने करा है, अब शुभेंदु अधिकारी जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अपने आप में एक काफी कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। तो जब 4-5 स्टेट्स में मैम इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग आ जाते हैं, उधर पुष्कर धामी जी को भी अगर आपने देखा हो तो कम से कम इन मुद्दों पे वो बड़ा स्ट्रांगली काम करते हुए दिखाई दिए हैं। और तो मैम बेसिकली ओवरऑल जनता में एक चेतना का जागरण होता है कि हमें हमारे स्टेट में भी ऐसा काम करता हुआ दिखना चाहिए। और जब जनता में इस चेतना का जागरण होता है तो फिर उस स्टेट में जो लीडर्स होते हैं उनके पास तो एक प्रेशर होता ही है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड मतलब अपने घुसपैठिए और जो इस्लामिक कट्टरवादी हैं, उनको भी इस बात का आभास हो जाता है कि अब इस जनता में ऐसा चेतना हुआ है तो लीडर पे ये प्रेशर है तो इसकी गाज हम पे गिरेगी ही गिरेगी। तो इस कारण से मैम मुझे लगता है कि ये लोगों में ये जो खलबली है पूरे देश में, और जो हमें भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो इस तरह के दृश्य हम देख पा रहे हैं। भाग इसलिए भी रहे हैं ना, क्योंकि देखिए एंट्रेंस जो डोर है उनका वो है बंगाल। अब वहां से भगाए जा रहे हैं, अब भागकर कहीं और जाएंगे और वहां से भी भगाए जा रहे हैं। तो इलाज एक्चुअली उनका यही है कि जहां भी दिखे वहां उन्हें भगाया जाए। वन मोर थिंग, शुभेंदु जी का जो ये कदम है, जिस तरीके से वो लगातार जब से उन्होंने सीएमशिप संभाली है, लगातार वो कई सारे आदेश, शासनादेश सब लागू कर चुके हैं। और जो उनका एक तरीका है काम करने का, लोग देख रहे हैं। तो ये संदेश उनका है कि अब बंगाल में तुष्टिकरण की कोई जगह नहीं, अब कानून और संविधान ही सबसे ऊपर रहेगा। हालांकि ये देखिए मैसेज लोगों को जा चुका है। जी देखिए मैम, ऐसा है कि अभी तक ये तो पता ही है कि पिछले 10-12 वर्षों में मोदी जी ने बहुत काम किया है और इस चीज को जनता मतलब अप्रिशिएट भी करती है। लेकिन कहीं कहीं से जो बातें होती हैं कि भाई मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को लेके आप कह लो या कुछ भी, तो या पर्टिकुलर स्टेट्स में आप कोई पर्टिकुलर वादा करके आते हो, तो मोदी जी का अब ये कहना है कि अब हमें 10-12 वर्ष हो चुके हैं, अब हमें फुर्ती दिखाने की आवश्यकता है कि भाई जो हम वादा करें ना वो धरातल पे लोगों को तुरंत प्रभाव से दिखना चाहिए। तो मैम आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को आप
पिछले 3-4 मतलब जो विधानसभा चुनाव है, किस तरह का उनको जनता ने उन पे विश्वास जताया है। बिहार में 200, बंगाल में 200, हारते हुए हरियाणा को जीत लिया, दिल्ली को जीत लिया, महाराष्ट्र को इतनी बड़ी जीत के साथ जीत लिया, लेकिन उसके बाद भी उस आदमी में क्या निष्ठा है, वो इस बात को सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि मुझे मतलब देखो मैं मतलब किस तरह के मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वो देख रहा है कि मैं अब अपने आप को और कैसे इंप्रूव करूं और बेटर जनता के लिए कैसे कर सकता हूं। 5 देशों की यात्रा करके आया है, इतना डिफिकल्ट पूरे विश्व के लिए समय चल रहा है। वो यहाँ पे आके ये गुणगान नहीं कर रहा कि मैं 5 देशों में क्या क्या अचीव करके आ गया। वो आते ही उसी दिन शाम को अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ गया कि भैया ये और बेटर करो, एग्रीकल्चर में ये करो, फॉरेस्ट में ये करो, कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये करो, एक्सटर्नल अफेयर्स में ये करो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ये करो। तो मैम अभी 15-20 दिन का इतना शानदार शानदार कार्यकाल देने के बाद वो दिल्ली में आके ब्रीफ भी कर चुके हैं कि भाई ये है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि सुवेंदु जी को और डायरेक्शंस भी दे दिए गए होंगे कि भाई ये अपन ने किया था, ये अपने को करके रखना है और अब अपन इस पे ऐसे प्रोसीड करें। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि चीजें हम ये कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स की ग्रेटनेस यही होती है मैम। जब हम योगी जी, हिमांता जी, सुवेंदु जी, और मैम देखिए इसका कॉम्पिटेंस का एक कारण है, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं ऐसा कतई नहीं कहना चाहता कि जो दूसरे स्टेट्स के जो बीजेपी मिनिस्टर्स हैं वो कम कॉम्पिटेंट हैं या उनके यहाँ काम नहीं होता। लेकिन इन लोगों की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है मैम, इन लोगों को आप देखेंगे तो ये लोग बेसिकली क्या है कि प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ आए हुए लोग हैं। अगर आप योगी जी को देखेंगे तो वो आने से पहले करीब 20-25 वर्ष सांसद रहे और इतनी कठिन परिस्थितियों में जहां पे समाजवादी पार्टी जैसे का इतने वर्षों तक राज था, वहां पे उन्होंने जूझ के लोगों के काम करवाए हैं। सिमिलरली आप हिमांता बिस्व शर्मा को देखेंगे तो वो कांग्रेस के सिस्टम से ही निकल के आए हुए हैं। यहाँ पे आप शुभेंदु अधिकारी जी को देखेंगे तो वो भी टीएमसी मैम से। बिल्कुल टीएमसी से निकल के आए हैं और 5-6 वर्ष उनने भाजपा के लिए इतनी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया है। और अगर आप देवेंद्र जी को भी देख लेंगे तो वो मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आता है, शायद भारत के यंगेस्ट मेयर थे शायद नागपुर के। तो उनका भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और वो पहली बार नहीं दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये इस एडमिनिस्ट्रेट जो इन लोगों के पास ये जो अनुभव जो है ना मैम एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये बहुत बड़ी ताकत बन रहा है बीजेपी की। और मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली आज कह सकता हूँ कि जो हम हमेशा एक बात करते हैं कि यार मोदी जी के बाद क्या होगा, मोदी, वो तो खैर मैं आज भी मानता हूँ, मैं तो कभी नहीं मानूंगा कि मोदी जी जैसा कभी कोई आ सकता है या ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन फिर भी मतलब अब एक कॉन्फिडेंस नजर आता है कि बीजेपी की एक बहुत अच्छी सेकंड लाइन डेवलप हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और थोड़ी-सी बात ज़रा कॉकरोच ब्रिगेड की भी कर ली जाए, अन्यथा वो नाराज़ हो जाएँगे। मैम छोटी-सी किस टिप्पणी चाहूँगी मैं। मैम देखिए, ये कॉकरोच पार्टी का जो है ये बड़ा मतलब सम एंड सब्सटेंस जो है वो ये है कि एक मैंने आपको डायनेस्टी वाली बात बताई थी मैम कि भारत ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हो, इनका कैरेक्टर बेसिकली डायनेस्टी का है। और भारत की जनता डिसाइड कर चुकी है कि डायनेस्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। तो अब मोदी जी को भिड़ंत देते हुए ये लोग तो दिख नहीं रहे। अब उसके अलावा क्या होता है कि भाई कोई और मतलब जनता से उठा हुआ कोई आंदोलन या पार्टी हमें दिखाई दे। अब उसमें भी मैम देखिए एक कैजुअलिटी तो ऑलरेडी हो चुकी। 2012 में कांग्रेस के एक्सट्रीम करप्शन की वजह से ये जो अन्ना का आंदोलन हुआ था, उससे एक निकल के अपॉर्चुनिस्ट अरविंद केजरीवाल आए थे। लेकिन पिछले 3-4-5 साल में उन्होंने जो अपनी दुर्गति करवाई, तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी पे भी कोई अपना मतलब भरोसा जताए इस देश की जनता, वो बड़ा मुश्किल है। मतलब यूट्यूब पे बैठ के या सोशल मीडिया पे ज्ञान बांट के पार्टियां नहीं चलती मैम। आपको जनता के मुद्दों को धरातल पर जीना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, अपने आप को घिसना पड़ता है। तो अब मुझे लगता है कि मैम ये तो मतलब वो भी ऑप्शन एक तरह से क्लोज्ड है। तो ये कॉकरोच पार्टी जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बस एक कुछ लोगों के लिए। अब देखिए मैम, अमेरिका को भी आप इंटरनेशनल लोगों की ऐसी पार्टियों की क्यों फंडिंग करते हैं,
आपने देखा होगा कि इनके अचानक से इतने जो फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं से तो पैसा वगैरह आया ही होगा। हाँ, तो यही तो हैरानी की बात है। सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए तो मैम इनके जॉर्ज सोरोस वगैरह की ओपन सोसाइटी के लिंक्स ऑलरेडी एक्सपोज हो गए हैं। तो वो लोग इन चीजों की फंडिंग बड़े सिंपल रीजन के लिए करते हैं मैम, कि अब वो हमसे कोई आर पार का युद्ध तो कर नहीं सकते, अमेरिका जैसे देश ईरान से ही नहीं कर पा रहे, हमसे क्या करेंगे। तो अब उनको ऐसी सिचुएशन में फिर क्या वो कर सकते हैं कि भाई वो हमारे जो बॉर्डर वाले जो नेशंस होते हैं, जो वहां के बॉर्डर्स होते हैं, डिस्टर्ब्ड बॉर्डर्स, उनको डिस्टेबलाइज करते हैं, देश के अंदर की पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा मैम जो हमारे देश में कुछ महान लोग, अति महान लोग होते हैं, जैसे कि हमारे रवीश कुमार जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, हमारे आप कह लीजिए योगेंद्र यादव जी, जो खुल के ये तो नहीं कह सकते, मोदी विरोधी तो होते हैं लेकिन खुल के ये नहीं कह सकते कि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तो ऐसे मतलब सोशल मीडिया आंदोलनों आंदोलनों से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मोदी का विरोध करने की। वो खुल के कांग्रेस का सपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इस पार्टी से उनको एक मंच मिल जाता है कि साहब देखो मोदी की ये कमी है, इस सरकार की ये कमी है, इस देश की ये कमी है। बाकी मैं आपको बता सकता हूँ मैम कि ये सोच तो ऐसा रहे हैं कि ये कोई जेनजी का आंदोलन है और बड़ा लोग इनसे कनेक्ट कर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, खास करके ये जो मोदी जी ने मेलोनी जी को जो टॉफी खिलाई है उसके बाद से, कि मोदी जी का इस देश की 80-90% जैन जी से जो व्यक्तिगत कनेक्ट है ना, इस देश में कोई और इसकी कभी इस तरह की कोई परिकल्पना भी कोई और लीडर नहीं कर सकता। कॉकरोच को हिंदी में कहते हैं मैम तिलचट्टे, इन तिलचट्टों से जी, कोई खतरा नहीं है देश को। बहुत बड़ी बात की है आपने। और मोदी जी का तो वैसे भी ये बिगाड़ने की सोच भी नहीं सकते। इनकी नींद भले ही उड़ी रहे, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। एकलव्य जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।